सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो लास्ट के लेक्चर में हमने क्लास 9th का नया चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन शुरू किया था और ये फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 है। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में बेसिक इंट्रो लिया था ग्रेविटेशन का, साथ में हमने ग्रेविटी के बारे में भी डिस्कस किया था। सो वो बेसिक इंट्रो था। अब शुरुआत हो चुकी है ग्रेविटेशन, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है ये क्लास 9th का और ग्रेविटेशन चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन के बारे में मैं आपको बता ही चुका था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, कि ग्रेविटेशन क्या होता है। मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, समझाने में आसानी है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। बाकी जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देख लिया था उनको तो रिवाइज आ ही गया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा था तो फर्स्ट टाइम एक और बात बतानी है मुझे। मैंने जो आपका चैप्टर नंबर जैसे 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, सो अलग अलग क्लासेस की जो फिज़िक्स की वीडियोज़ हैं, जो फिज़िक्स का कंटेंट है, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ओके, कभी किसी बच्चे को दिक्कत हो खोलने में कि भाई मेरे को ये चैप्टर चाहिए, ये लेक्चर चाहिए, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं 5 और फिज़िक्स की, और वहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा जहाँ पे आप लोग इजी एक्सप्लेनेशन में इन चीज़ों को समझ सकते हैं और दोहरा सकते हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक और बात बतानी मेरे को, फिज़िक्स हो रहा है यहाँ पे, फिज़िक्स कंप्लीट हो जाने के बाद क्लास 12 का आर्ट्स, मैथमेटिक्स, ये चीज़ें भी पढ़ाई जाएंगी और क्लास 10th और 9th का केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा। ओके, फिलहाल फोकस करते हैं यहाँ पे। सो मैंने आपको ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस कराया था। ग्रेविटेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिवर्स में कोई भी बॉडीज होंगी वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स का चाहे आप कोई स्टार ले लो, चाहे कोई पार्टिकल ले लो, चाहे कोई बॉडी ले लो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर हमेशा एक तरीके का फोर्स लगाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिसको ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेविटेशन के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जिसको न्यूटन ने दिया था, न्यूटन बाबा ने दिया था। बहुत ही अच्छा नियम है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से डिस्कस करना है। ओके, तो किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जो अट्रैक्शन करने वाला जो फोर्स होता है, उसको बोलते हैं आप लोग ग्रेविटेशन। ठीक है, दो बॉडीज के यूनिवर्स में दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, चलिए तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, मजा आ जाएगा आपको, केवल इजी वे में समझाने वाला हूँ मैं आपको। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ, इसको समझिएगा ध्यान से। ओके, मान लीजिए कोई आपका यूनिवर्स है और यहाँ पे कोई बॉडी है m1 मास का, यहाँ पे आपका बॉडी है 1 मास का, और मैं इसकी दूरी दूसरी बॉडी है m2 मास की, उसके सेंटर से ले रहा हूँ। सुनना पहले, उसके सेंटर से ले रहा हूँ, जिसको मैंने इस तरह से मिला दिया। बॉडी छोटी बड़ी हो गई इसलिए मुझे क्षमा करना। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो मैंने दूरी ले ली वो d ले ली, द डिस्टेंस बिटवीन द m1 एंड m2 बॉडी। ठीक है, बॉडी मान लेते हैं इसको, मास तो इनका m1 m2 है, चलो बॉडी m1 बॉडी m2 बॉडी ऐसा कर लेते हैं। अब ये तो आपका बहुत सारा यूनिवर्स है, यहाँ पे यूनिवर्स है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली एक फोर्स लगेगा, जिसको आप लोग कमेंट में बताना कौन सा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इन दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, वो पहली बात द फोर्स बिटवीन, लिख लेते हैं इसको, द फोर्स बिटवीन these two bodies will be directly proportional to the product of the masses of the bodies।
प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडीज, ऑफ द बॉडीज। अब इसको मैथमेटिकल वे में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि भाई जो फोर्स है इन दोनों के बीच में लगा हुआ जो फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 और m2 के, इन दोनों के प्रोडक्ट के, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। देखो, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स बढ़ेगा इन दोनों बॉडीज का। आप सोच के देखो ना, ये m1 है, ये m2 है, दोनों का मास अगर बढ़ जाता है, दोनों के अंदर जो मैटर की संख्या है वो बढ़ जाती है, तो इसका फोर्स भी बढ़ जाएगा। अब देखो, ये मैं कोई ले रहा हूँ, ये मार्कर है, इसका मास बहुत कम है, मैं आसानी से उठा सकता हूँ, लेकिन वहीं मैं इसकी जगह कोई बड़ा सा पत्थर लूँ और उस पर जो क्वांटिटी, उस पत्थर के अंदर जो मैटर की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका मास ज़्यादा है, तो मुझे उठाने में दिक्कत होगी, उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस तरह से समझ सकते हैं इसको। सेकेंड इक्वेशन में मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को? सेकेंड में मैं ये बताऊंगा, the force between these two bodies will be inversely proportional, inversely proportional to the square of the distance, square of the distance between these two bodies, between these two bodies। ओके, जो फोर्स है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा इन दोनों के बीच की जो दूरी है डी स्क्वायर की। मैं समझाऊंगा, तर्क पे आ रहा हूं, मैं तर्क के बगैर बात नहीं करता फिजिक्स में। ओके, मैं तर्क पे आ रहा हूं। तर्क ये कहता है, सोच के देखो, मैं नहीं कह रहा अब इसको भूल जाओ, पहले वाला समझ लिया, कि जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसको भूल जाओ, मैं एक तरीके से आपको वैसे ही लिखवा रहा हूँ, जो लास्ट में आप लोग इसको नोट कर लेना। फिलहाल जो समझने वाली चीजें हैं वो समझो, प्रैक्टिकली सोचो। अगर इन दोनों बॉडीज की यूनिवर्स है बहुत ज्यादा, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है कमेंट में बताना। तो यूनिवर्स में की जो बॉडीज है, अगर इनको मैं दूर ले जाता हूँ, अगर मैं इन बॉडीज को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन नहीं, मैं इनको दूर ले जाने का प्रयास करता हूँ। अगर ये जितनी ज्यादा दूर होंगी m1 m2 बॉडीज, क्या उतना ज्यादा फोर्स लगेगा? बताओ मेरे को, क्या उतना ज्यादा फोर्स लगेगा? नहीं, फोर्स बहुत कम हो जाएगा। अगर ये दूर हो जाएंगे, अगर मैं अट्रैक्शन इनकी दूर कर दूं, अट्रैक्शन किस लिए है, फोर्स किस लिए है? ये वो जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है इन दोनों को अट्रैक्ट करने वाला, वो कब लग रहा है? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। अगर फोर्स ना हो, ठीक है, एक तरीके का फोर्स ही तो है जो अट्रैक्ट कर रहा है इसको, जिसको आप लोग बता रहे हो, पता नहीं क्या बता रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों की दूरी में और पास ले आऊं इनको, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? केवल हाँ या ना। अगर मैं इन दो बॉडीज को आपस में ले आऊं तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो फोर्स उतना ज्यादा हो जाएगा। इनको जितना ज्यादा मैं पास लेके आऊंगा, इस डी डिस्टेंस को जितना ज्यादा पास लेकर आऊंगा मैं, उतना ही ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगा। और इनको जितना दूर लेके जाऊंगा, डी को जितना ज्यादा दूर लेके जाऊंगा, देखो इसका मतलब क्या है, इसको समझो। फोर्स, अगर फोर्स बढ़ रहा है तो 1/d, डी स्क्वायर को छोड़ो, 1/d, डी एस भी करो इसको एक मिनट के लिए, ठीक है। 1/d, अगर फोर्स बढ़ रहा है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। डिस्टेंस घट रहा है, डिस्टेंस d था, अब इतना हो गया, फोर्स बढ़ रहा है, अब इतना हो गया, और ज्यादा फोर्स बढ़ा, दोनों करीब आ रहे हैं ना, डिस्टेंस और कम हो गए, और फोर्स बढ़ा इन दोनों के बीच में, और कम हो गई डिस्टेंस, और सबसे ज्यादा फोर्स बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे जैसे ये जो डिस्टेंस है, अगर ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगी तो क्या होगा, सोचो जरा। अगर ये जो डिस्टेंस, सॉरी, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, कम वाला तो मैंने समझा दिया, तो अगर डिस्टेंस इतनी हो गई, फोर्स कम हो जाएगा, नहीं भाई, और डिस्टेंस बढ़ गई दोनों के m1 m2 मास की, तो फोर्स और कम होगा, और डिस्टेंस बढ़ गई तो और ज्यादा। फाइनली एक पल ऐसा आएगा कि द फोर्स विल बी 0,
इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, मेरे को हाँ या ना में जवाब चाहिए। ठीक है, अब इसको रफ करने का प्रयास करता हूँ मैं। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मेरे को ये बताओ, क्या मेरे पास ये दो इक्वेशन थी? क्या मेरे पास ये दो इक्वेशन थी या नहीं थी? ये बताओ। दोनों इक्वेशन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दी थी। अब मैं आपको आगे क्या करना है आपको? आगे ये करना है कि फ्रॉम इक्वेशन, अब इनका हमें अचार थोड़ी डालना है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से, पहली और दूसरी इक्वेशन से हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? पहली और दूसरी इक्वेशन से f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहली इक्वेशन m1 इंटू m2, सो m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात क्लियर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मुझे एक ऐसा कांस्टेंट लाना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पे इक्वल आ जाए। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को लाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट आ गया आपका g, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये जी आ गया। इस जी को ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं और बोलते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देख लिया आपने इसका, F = gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर g का वैल्यू निकालना चाहो तो आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे देख बता रहा हूँ मैं, g = m1 m2 अपॉन fd स्क्वायर, m1 m2 अपॉन fd स्क्वायर। ये आपका ठीक, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या ये सभी चीजों के लिए कांस्टेंट है या केवल कुछ के लिए कांस्टेंट है? तो मैं बता रहा हूँ कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, इन दोनों मासेस की डिस्टेंस हो गया, इन दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर हो गया, या इनका नेचर हो गया कि नेचर कैसा है, या इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हो गया, या किसी भी तरीके का कोई भी, या वेग हो गया, वेलोसिटी हो गई, कुछ भी हुआ यूनिवर्सल में, ये जो ग्रेविटेशनल है ये जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकल के आया है, इसका यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या है जी? तो मैं आपको बता दूं कि भाई मेरा ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, क्या मिला? जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर जो था मेरा ये। मैं यहाँ से अगर f का वैल्यू निकालना चाहूँ, सॉरी मैं अगर यहाँ से ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालना चाहूँ m1 m2 अपॉन f डी स्क्वायर, यही तो बनेगा या नहीं बनेगा? अब मुझे इसकी यूनिट चाहिए, तो बेसिकली हम इनकी जो यूनिट है, जो यहाँ पे ये क्वांटिटीज हैं, इनकी यूनिट रखते हैं। m1 यानी कि मास यूनिट केजी इंटू m2 केजी अपॉन फोर्स का न्यूटन, ओके, डिस्टेंस का मीटर और स्क्वायर लग रहा है तो मीटर स्क्वायर। सो g = kg स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सुनना गाइस एक मिनट, ये हमने वैसे तो ठीक बनाया है, लेकिन जब इस फॉर्मूले को शॉर्ट आउट करेंगे तो ये एफ डी ऊपर चला जाएगा और m1 m2 नीचे आ जाएगा। केवल इतनी छोटी सी मिस्टेक हुई है, बाकी कुछ नहीं।
तो एफ डी ऊपर चला गया, ये एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 स्क्वायर, अब अपॉन m1 इंटू m2 के, ठीक है। फोर्स न्यूटन इंटू डी की यूनिट मीटर, मीटर का स्क्वायर अपॉन केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, बाकी सब वही यूनिट बना कि भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दैट्स द यूनिट, दैट्स द यूनिट।